अपन चलते हैं 15 क्वेश्चन अपन ने जो फर्स्ट वीडियो था उसमें डाल दिए थे, उसके जस्ट बाद में अपन देखते हैं 16 क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे हैं। 16 का जो पेपर है वो एक अच्छे स्टैंडर्ड के साथ में आरयूएचएस ने बनाया था, तो आप देखते जाइए क्वेश्चन, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो 16 नंबर का क्वेश्चन है वो ए शॉर्ट पल्स ऑफ द व्हाइट लाइट। देखो क्या है, व्हाइट लाइट दे रखी है, आपको पता है यदि व्हाइट लाइट है तो उसमें कलर कितने हैं, विबज्योर 7 कलर है। व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं, 7 कलर है। वो क्या हो रहा है, इंसिडेंट फ्रॉम एन एयर टू ग्लास स्लैब। एक स्लैब बनी हुई है यूं, एक ये किसकी है, ग्लास की है, इसके ऊपर क्या है, ये एयर है, ये ग्लास है, ये स्लैब बनी हुई है, इस पर इंसिडेंट हो रहा है, इस पे वीडियो क्या, ये जो व्हाइट लाइट है वो इस पर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है कि नहीं है, क्या आ रहा है इंसिडेंट आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू द स्लैब। वो जो व्हाइट लाइट है वो इस स्लैब से निकलेगी, उस स्लैब से निकलने के बाद में जो अपना क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, द फर्स्ट कलर इमिटेड इज, फर्स्ट कलर कौन सा इमिटेड होगा इस स्लोप के द्वारा। एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट चीज वो आपको क्या ध्यान रखनी है, आपको पता है विबज्योर 7 कलर होते हैं इसके अंदर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो यदि लेफ्ट से अपन राइट यदि चलते हैं तो हमेशा ध्यान रखना उनकी वेवलेंथ होती है इंक्रीज होती है, जबकि अपन बात करें न्यू की फ्रीक्वेंसी की वो हमेशा डिक्रीज होती है, ठीक है। और इसका जो रिलेशन होता है वेलोसिटी के साथ में वो होता है v बराबर न्यू लैम्बडा। अपने को पता है जो न्यू होता है वो क्या होता है 1/t, तो जो v का फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, λ/t। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर अपन बात करें वेवलेंथ, वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, आर की, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसलिए वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा किसकी होगी, रेड की होगी। तो जो सबसे पहले स्लैब से कलर बाहर निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, रेड। फर्स्ट इज राइट आंसर, रेड कलर। सबसे बाद में कौन निकलेगा, देखो क्वेश्चन यहाँ पर बदल कर भी आ सकता है कि स्लैब से सबसे लास्ट में निकलने वाला कलर कौन सा है, तो कौन सा आएगा, वॉयलेट, सी लास्ट फाइनल कलर कौन सा निकल के आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रिपीट करिएगा। ये 2-3 कंसेप्ट अपने को बता रहा है, एक वेवलेंथ का कंसेप्ट बता रहा है, दूसरा फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट अपने को बता रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट अप्रोच ए कन्वर्जेंट लेंस। कन्वर्जेंट लेंस अपन किसको बोलते हैं, उत्तल लेंस को। कन्वर्जेंट का मतलब जो रेज आ रही है उनको इकट्ठे करती है, उनके लिए अपन काम में लेते हैं फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द लेंस। ये लेंस है कन्वर्जेंट लेंस, इसके लेफ्ट साइड में कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है लेंस विद द यूनिफॉर्म स्पीड एंड स्टॉप एट द फोकस। देखो यहाँ पर 2 फोकस होते हैं, एक 2f होता है, एक f होता है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होती है चलना और यहाँ आके रुक जाती है। पूछा क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट होती है, f पे रुक जाती है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चलती है। द इमेज, तो इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा, आपसे एक चीज हमेशा नोट करना, यदि ऑब्जेक्ट लेंस के पास में आ रही है तो इसकी इमेज दूर जाएगी। हमेशा एक कंसेप्ट ध्यान रखना, यदि ऑब्जेक्ट यदि लेंस के पास में आ रही है तो इसकी जो इमेज होगी वो दूर की तरफ जाएगी। वो कैसे जाएगी, दूर की तरफ जाएगी, और किससे जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव करेगी। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से ये मूव करेगी ऑब्जेक्ट। तो देख लीजिए, मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस विथ यूनिफॉर्म स्पीड, नहीं, मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नहीं यूनिफॉर्म नहीं होगा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कैसे होगा, नॉन यूनिफॉर्म। मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस विथ ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यस, जो ऑब्जेक्ट मूव करेगी, जो इमेज मूव करेगी वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव करेगी, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटे ध्यान से देखना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ए पैसेंजर इन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन बना हुआ है, इस एरोप्लेन के अंदर एक पैसेंजर बैठा हुआ है, एरोप्लेन है इसके अंदर पैसेंजर बैठा हुआ है।
अब पैसेंजर के लिए नीचे अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिया गया, उनमें से पूछा गया कि राइट कौन सा है। ए पैसेंजर इन एरोप्लेन नेवर सी द रेनबो, नहीं, यदि जो एरोप्लेन की जो विंडोज होती है उसमें से पेशेंट आराम से बाहर देख सकता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये नेवर सी नहीं, रेनबो तो दिखाई देगा। मे सी ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो एज कंसेंट्रिक सर्किल, कंसेंट्रिक सर्किल के रूप में दिखाई देगा, एक प्राइमरी रेनबो, दूसरा सेकेंडरी रेनबो। एक चीज ध्यान रखना, प्राइमरी जो रेनबो होता है वो क्या होता है, और सेकेंडरी रेनबो क्या होता है। प्राइमरी रेनबो होता है जिसमें एक ही रिफ्लेक्शन हो, रिफ्लेक्शन कितना हो, एक हो। वो सेकेंडरी होता है जिसके अंदर दो रिफ्लेक्शन हो, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, कंसेंट्रिक सर्किल के रूप में ही आएगा। क्यों आएगा, अभी एक बार ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। मे सी द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो एज कंसेंट्रिक आर्च, देखो ये तो दिखाई देगा ये से, इसकी बात करें तो ये ऐसे दिखाई देगा, कंसेंट्रिक के रूप में दिखाई देगा। लेकिन यदि यहां पर अपन बात करें तीसरे ऑप्शन की, तो वहां पर क्या आएगा, यूं आर्च के रूप में दिखाई देगा, ये यूं आर्च के रूप में। चौथा ऑप्शन देखिए, सेल नेवर सी ए सेकेंडरी रेनबो, नहीं, जो रेनबो है वो दोनों ही दिखाई देंगे लेकिन कंसेंट्रिक के रूप में दिखाई देंगे। और ये कंसेंट्रिक के रूप में क्यों दिखाई देंगे, ड्यू टू TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसकी वजह से क्या दिखाई देता है, कंसेंट्रिक सर्किल के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। इसका दूसरा यदि कोई एग्जांपल देखें अपन तो वो आता है ऑप्टिक फाइबर, वो आता है अपने ऑप्टिक फाइबर। तो क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ध्यान रखना है, प्राइमरी रेनबो क्या होता है, सेकेंडरी रेनबो क्या होता है, और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो मैंने बता दिया है कि कंसेंट्रिक सर्किल के रूप में क्यों बनता है, क्योंकि TIR के कारण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, कंसिडर सनलाइट इंसिडेंट, ये इंसिडेंट आएगा बेटा यहां पर, इंसिडेंट ऑन ए स्लिट ऑफ विथ 10 एंगस्ट्रम, ठीक है। एक स्लिट है, ऐसी स्लिट बनी हुई है जिसकी जो विड्थ है वो 10 एंगस्ट्रॉम है, 10 एंगस्ट्रॉम है। द इमेज सीन थ्रू द स्लिट, जो इमेज दिखाई देगी वो स्लिट की कैसे दिखाई देगी, देखिए फर्स्ट ऑप्शन, बी ए फाइन शार्प स्लिट व्हाइट कलर एट द सेंटर, यस। तो जो राइट आंसर आएगा वो कैसे आएगा, सारे कलर उसमें दिखाई देंगे और कहां बनेगी इमेज, सेंटर पे बनेगी। फाइन शार्प का मतलब बहुत निडिल के जैसी इमेज बनेगी, उसको बोलते हैं अपन फाइन शार्प, क्योंकि एक स्लिट बनी हुई है, वो स्लिट ऐसे रहती है, ऐसे स्लिट रहती है, और इस स्लिट में से क्या जाती है, लाइट जाती है यू, तो सेंटर पे बनेगी और कैसा बनेगा, एकदम व्हाइट इन कलर। तो राइट आंसर इज ए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बड़े प्यारे और अच्छे क्वेश्चन ये हैं। और आज जब ये वीडियो अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 2 से 3 घंटे पहले नीट का रिजल्ट आया ही है, बहुत सारे लोगों के घर में खुशियों की लहर दौड़ गई है, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इसमें। बाकी जो बच्चे रह गए हैं जिनका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ है और वो सोच रहे हैं कि सर हम नीट से क्विट करके हमको दूसरा अच्छा कोर्स करना चाह रहे हैं, तो उनका इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। वो इस प्लेटफॉर्म पे आए, और यदि उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है RUHS एंट्रेंस का, तो पहले 6 सितंबर थी, शायद उन्हीं के लिए डेट बढ़ा के तो 15 सितंबर तक वो RUHS एंट्रेंस का फॉर्म भर सकते हैं। और जो पेपर का लेवल यदि वो देखना चाहे कि सर किस टाइप का पेपर आता है, हमें तो पता भी नहीं है, तो वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े और ये जो क्वेश्चन अपन प्रीवियस ईयर के करवा रहे हैं उन पे आप फोकस करिए, तो इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो लेवल है पेपर का वो कैसा लेवल रहता है,
कौन से टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, कौन से टॉपिक का वेटेज कम है, कौन से टॉपिक पे अपने को ज़्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक पे फोकस कम करना है। तो ये सब चीज़ें क्लियर होने के बाद में आपको लगभग लगने लग जाएगा कि ये एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हो। और बहुत अच्छा एग्ज़ाम है आरयूएचएस एंट्रेंस का। अपने को पता है 3 से 4 एग्ज़ाम आरयूएचएस एंट्रेंस करवाती है, जिसके अंदर पैरामेडिकल आ गया, नर्सिंग आ गया, फार्मेसी आ गया और फिजियोथेरेपी आ गया। ये चारों कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम करवाती है आरयूएचएस। तो उन्हीं के अपन जो प्रीवियस पेपर है हम कोशिश करेंगे कि हर एग्जाम, चाहे वो नर्सिंग का हो, चाहे पैरामेडिकल का हो, चाहे फिजियोथेरेपी का हो, चाहे फार्मेसी का हो, सबके पेपर यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट, जब अपन एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज, आपको पता है जो रेटिना है, रेटिना कैसे होता है, जो रेटिना होता है आपको पता है ये क्या होता है, कॉनकेव होता है, ठीक है कि नहीं, सॉरी हाँ कॉनकेव होता है, कॉनकेव उत्तल होता है। अभी अभी अपन ने देखा था कन्वर्जेंट लेंस होता है, कन्वर्जेंट लेंस ये होता है। तो इसकी जो इमेज बनती है, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, वो रियल बनती है, जो इमेज बनती है वो रियल बनती है। और कैसे बनती है, हमेशा इरेक्ट बनती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जो कॉनकेव लेंस है उसके द्वारा बनने वाली जो इमेज है वो एक तो रियल बनेगी और दूसरी इरेक्ट बनेगी। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, रियल एंड इरेक्ट, सी इज राइट आंसर। यदि अपनी आंखों के सामने रेटिना अपने को पता है उत्तल लेंस की तरह होता है, यदि उस पर कोई ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है तो सीधी बनती है और रियल बनती है, वास्तविक बनती है। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आरयूएचएस ने 2016 के पेपर का जो स्टैंडर्ड रखा है वो बहुत फाइन रखा है, अच्छा स्टैंडर्ड उन्होंने रखा है, तो मज़ा भी उतना ही आ रहा है पेपर सोल्व करने में। देखिए, ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h। देखो एक पार्टिकल है, ये एक बिल्डिंग से जिसकी हाइट क्या है, h है, वहां से ही इसको ड्रॉप आउट करता है एक पार्टिकल, ठीक है, हाइट h। देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल की जो वेवलेंथ है वो कितनी आएगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो कितनी आएगी पार्टिकल की। तो अपने को पता है डी बराबर, सॉरी लैम्ब्डा बराबर क्या होता है, अपने को पता है लैम्ब्डा बराबर होता है h अपॉन पी। डी ब्रोगली जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, लैम्ब्डा बराबर h अपॉन पी। हेयर यहाँ पर जो p आता है वो आता है एम वी। इस केस की यदि बात करें तो ये पार्टिकल यदि नीचे आता है तो यहाँ पर जो v होता है वो आता है √2gh। कितना आता है, √2gh। लैम्ब्डा बराबर क्या आ जाएगा, h अपॉन m √2gh। या h को जो रिलेशन लिख सकते हैं वो कैसे लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन √h, ठीक है। यदि इसको देखो, इसका मैं आंसर दे रखा है कि इस फॉर्म में नहीं, h को बाहर ले रखा है, रूट हटा रखा है इन्होंने, तो क्या करेंगे इधर डिस्कस कर लेते हैं अपन। लैम्ब्डा बराबर अपन कर सकते हैं इसको 1 अपॉन h की पावर हाफ, क्योंकि रूट को अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ, तो ये ऊपर जाएगा तो लैम्ब्डा बराबर क्या आ जाएगा, h। ये तो राइट आंसर क्या आएगा, इन्होंने थोड़ी गड़बड़ दे रखी है बेटा, ये इसको सही कर लेना, h हाफ कर लेना, इसको कर लेना h माइनस हाफ, ये ज़रूर आप नोट करिएगा बेटा। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी इज राइट आंसर बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए बेटा। क्वेश्चन देखिए क्या है, द वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन नीडेड टू रिमूव ए प्रोटॉन फ्रॉम ए न्यूक्लियस। देखो क्या बोल रहा है, एक वेवलेंथ अपने को फाइंड आउट करनी है जो न्यूक्लियस से क्या निकाल दे, प्रोटॉन। अपने को पता है न्यूक्लियस के अंदर एक तो प्रोटॉन होता है और साथ में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो उस ये फोटोन आ रहा है, फोटोन ये आ रहा है न्यूक्लियस, विच इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस विथ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। जो एनर्जी दे रखी है उन्होंने कितनी दे रखी है, E बराबर दे रखी है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपने को पता है किसी भी फोटोन के लिए जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, Sc अपॉन लैम्ब्डा। लैम्ब्डा अपने को फाइंड आउट करना है, इस फोटोन की वेव लेंथ अपने को फाइंड आउट करना है। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, Hc अपॉन E, सबकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ये यहाँ पर आपको पता है क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है। कैसा होता है ये, प्लांक कांस्टेंट।
और प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो आपको पता है कितनी होती है, 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये होती है लाइट वेलोसिटी। ये कितनी होती है, 3.8 मीटर पर सेकेंड ये होती है। तो इनकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ई अपने को दे रखा है, तो देखिए क्या आएगा, देखिए यहां पर क्या आएगा, लैम्बडा बराबर क्या आ जाएगा, h 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन कितना आ जाएगा, एनर्जी देखिए 1 मेगा का मतलब 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसको कैलकुलेट करिए, 6 यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस 13, ये ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा 21, और 21 को इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये 16 ये 4 कितना आ जाएगा 12 इंटू 10 की पावर ये कितना आ जाएगा 21, 13 माइनस 13। आंसर किस में दे रखे हैं, नैनोमीटर में। तो क्या कर लो, इसमें से एक यहाँ हटा दो, 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 12, इसको 9 में कन्वर्ट कर दो, 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 नैनोमीटर। क्योंकि अपने को पता है 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10 की पावर माइनस 9 मीटर। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी। बी इज राइट आंसर बेटा, बी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और आपको पता है ये जो पार्ट है ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, जिसके अंदर एटम आता है, न्यूक्लियस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बी एटम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जिन भी बच्चों का नीट के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ है और वो वहाँ से क्विट करना चाहते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन वो यदि ढूंढ रहे हैं, तो आप हमारे पैरामेडिकल जो चैनल है उस पर आइए, क्योंकि काफ़ी हेल्प मिलेगी उनको। यदि उन्होंने RUHS एंट्रेंस के बारे में यदि वो जानते हैं तो बेटर, यदि नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करिए, तो हम आपसे कनेक्ट होंगे और आपको पूरा RUHS एंट्रेंस के बारे में बताएंगे, कौन कौन से कोर्स आप इसमें कर सकते हो। तो नर्वस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यदि नीट में आपका स्कोर कम हुआ है तो यदि किसी ना किसी के थ्रू आपके पास में ये वीडियो पहुंचा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि जो भी बच्चे नर्वस फील कर रहे हैं, आज नीट का रिजल्ट आया है जिस टाइम ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उन बच्चों को भी थोड़ी एनर्जी मिलेगी और उनको भी एक अलग प्लेटफॉर्म मिलेगा। जिनका सपना है मेडिकल कॉलेज में जाने का, तो वो RUHS जो एंट्रेंस एग्जाम है वो क्रैक करके भी वहां पर जा सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। टेकिंग द बोर रेडियस एज, जो बोर रेडियस है, बोर रेडियस है वो इन्होंने दे रखी है। आपको पता है बोर मॉडल हमेशा हाइड्रोजन प्लस एटम के लिए काम करता है। देन द रेडियस ऑफ लिथियम आयन +2 इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट की बात कर जाएगी। देन ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स मॉडल विल बी अबाउट, देखो लिथियम प्लस आयन 2 की ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हो गया, यहां पर Z बराबर तो हो गया हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 और N कितना हो गया उसके लिए 1, ग्राउंड स्टेट के लिए क्या आता है 1। अपने को पता है बोर मॉडल के लिए जो रेडियस आती है वो क्या आती है 0.0529 इंटू N² अपॉन Z एंगस्ट्रॉम ये आती है। तो अपने पास में एक हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा, दूसरा अपने पास में किसके लिए हो जाएगा, लिथियम +2 के लिए। तो क्या आ जाएगा ये 0.0529 ये हाइड्रोजन के लिए और N² Z लिथियम ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि दोनों के लिए ग्राउंड स्टेट की बात करी है इन्होंने। तो जो रिलेशन आएगा अपने पास में निकल के वो क्या आएगा, देखिए R लिथियम +2 R हाइड्रोजन बराबर क्या आ जाएगा Z हाइड्रोजन अपॉन Z लिथियम, लिथियम। तो क्या आ जाएगा R लिथियम, R हाइड्रोजन कितना है 53 PM बराबर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1, लिथियम के लिए 3, तो R लिथियम बराबर क्या आ जाएगा 53/3 कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करिए 1 कितना आ जाएगा 2 23 21 2 6 PM। देखिए राइट आंसर क्या आएगा, इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप, लमसम में कन्वर्ट कर लीजिए तो क्या आएगा 18 PM। तो
तो जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 18। सी इज राइट आंसर बेटा, सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी एटम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पेपर जो था पूरा थ्योरेटिकल था, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। लगभग जो वेटेज रहता है वो रहता है। फिजिक्स की यदि अपन बात करें तो 50 क्वेश्चन का ये होता है। 50 क्वेश्चन के अंदर लगभग 30 से 35 तक जो क्वेश्चन होते हैं वो कैलकुलेटिव आते हैं, बाकी थ्योरेटिकल आते हैं। लेकिन ये तो पूरा ही पेपर थ्योरेटिकल है। देखिए, बोर मॉडल कैन नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड। बोर मॉडल डायरेक्टली किसके लिए अपन काम में नहीं ले सकते? कैलकुलेट द एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल को कैलकुलेट करने के लिए ऑफ एन एटम विथ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें बहुत सारी इलेक्ट्रॉन है। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों हो सकता है? ठीक है कि नहीं? तो पहला ऑप्शन अपन देखते हैं, ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स नॉट बी सब्जेक्ट टू सेंट्रल फोर्स। क्यों? क्योंकि जो भी न्यूक्लियस के पास में जो इलेक्ट्रॉन्स है उन पर एक साथ फोर्स वर्क नहीं करता है। इस वजह से क्या होता है साहब? जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ये। सबके लिए अपन एनर्जी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर एक साथ जो फोर्स होता है वो नहीं लग पाता है। इस वजह से अपन इसको कैलकुलेट नहीं कर पाते। आपको पता है बोर मॉडल का जो दूसरा सिद्धांत वो क्या होता है? एफ बराबर ZE² ठीक है कि नहीं? तो इसको ये फॉलो नहीं कर पाता। इसकी वजह से बोर मॉडल जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है उनके लिए वैलिड नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये भी एटम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एटम से कम 3 से 4 क्वेश्चन अपन करवा चुके हैं। देखिए, 2 हाइड्रोजन एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट। 2 हाइड्रोजन एटम है वो ग्राउंड स्टेट के अंदर कोलाइड कर जाए इन इलास्टिकली। इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इलास्टिक का मतलब टकरा के दूर हो जाए, इन इलास्टिक का मतलब टकरा के चिपक जाए। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन एटम है, ये 2 हाइड्रोजन एटम है, आपस में क्या कर जाए? ग्राउंड स्टेट के अंदर कोलाइड कर जाए। दोनों ग्राउंड स्टेट के अंदर कोलाइड कर जाए। द मैक्सिमम अमाउंट बाय विच देयर कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी इज रेड्यूस। तो जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी रेड्यूस होगी? जो टोटल एनर्जी है वो कितनी रेड्यूस होगी? तो देखिए, 2 हाइड्रोजन, इसके लिए यदि एनर्जी की अपन बात करें तो एनर्जी कितनी आती है? 13.6। कितनी आती है? 13.6। और इसकी भी एनर्जी कितनी आएगी? 13.6। दोनों को यदि अपन कोलाइड करवाए तो इनकी टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी? 27 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है कि नहीं? अब क्या पूछ रहा है? इन इलास्टिकली जब कोलिजन हो रहा है तो उनकी एनर्जी कितनी आ जाएगी? यहां पर देखिए, एक तो ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में जो इसकी एनर्जी आएगी वो आएगी 1² प्लस एक दूसरा क्या आ जाएगा? एक यदि ग्राउंड स्टेट में रहेगा तो दूसरा एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, दूसरी अवस्था में चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा? देखो यहां पर 13.6/2 का होल स्क्वायर। दूसरी एक्साइटेड स्टेट कौन सी आ जाएगी? इसकी दूसरी। तो कितना आ जाएगा? यहां पर 13.6 प्लस इसमें 4 का भाग लगा दो, कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा ये? 3.4। तो टोटल कितना आ जाएगा? यहां पर देखिए 0.37 और कितना आ जाएगा? 1। तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी आ जाएगी। तो कमी कितनी की आएगी? रेड्यूस कितनी हुई एनर्जी? वो देखिए आप 27.2 माइनस 17 कितना आ जाएगा? 0.201 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? फर्स्ट इज राइट आंसर बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कोलाइड से रिलेटेड है। 2 टॉपिक इन्होंने पूछ लिए, एक कोलिजन पूछ लिया और साथ में इनकी एनर्जी पता कर ली कि साहब जो हाइड्रोजन एटम होता है ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में वो कितनी होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़े प्यारे प्यारे आसान से क्वेश्चन है, देखते करते जाइए। ए सेट ऑफ एटम्स इन एन एक्साइटेड स्टेट। एक सेट है वो किस में है? एक्साइटेड स्टेट में है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया साहब? हायर एनर्जी स्टेट में है। हायर एनर्जी स्टेट में है। डिकेज वो क्या होता है? डीके होता है, विखंडित होता है। टू एनी ऑफ द स्टेट विथ लो एनर्जी, टू एनी ऑफ द स्टेट विथ लो एनर्जी इनटू ए लोअर स्टेट ओनली व्हेन एक्साइटेड
into a lower state only when excited by an external electric field, all together simultaneously into a lower to emit photon only when। देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट समझिए, बड़ा प्यारा कंसेप्ट है और बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। देखिए कंसेप्ट क्या है, जो न्यूक्लियस क्या होता है, यदि न्यूक्लियर की अपन बात करें जिसकी एनर्जी हाई होती है, यदि एनर्जी क्या होती है हाई, तो वो होता है अनस्टेबल, वो होता है अनस्टेबल। और न्यूक्लियाई जिसकी जो एनर्जी होती है वो होती है लो, लो एनर्जी होगी तो वो क्या होता है स्टेबल। तो आपको पता है जो डीके होता है वो क्या होता है स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेशन। तो कोई भी पार्टिकल डिसइंटीग्रेट तब होगा जब उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगी। तो यहां पर क्या बोला है क्वेश्चन, स्टेट ऑफ एटम एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एनर्जी हाई होती है और एनर्जी हाई होगी तो क्या होगा, वो डीके करेगा तो क्या आ जाएगा टू एनी दिस स्टेट विथ लोअर एनर्जी। कौन से स्टेज में जाने के लिए वो क्या करता है, डीके करता है, लोअर स्टेज में जाने के लिए क्योंकि लोअर स्टेज में जाएगा तो क्या आएगा, लोअर एनर्जी में आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो स्टेबल। इसलिए क्या करता है, कोई भी जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट से यदि डीके करके लोअर स्टेट में आता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिए, व्हेन ए न्यूक्लियस देखिए व्हेन ए न्यूक्लियस इन एन एटम अंडरगोज ए रेडियो एक्टिव डीके। कोई भी न्यूक्लियस है वो कहां जा रहा है, अंडरगोज किस में जा रहा है, रेडियो एक्टिव डीके में। ठीक है कि द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल ऑफ द एटम। इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी है, देखो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल का मतलब क्या बोल रहा है, ये फर्स्ट स्टेट, दूसरी जिसको ग्राउंड स्टेट आप बोलते हो, उसके बाद में सेकंड स्टेट, ये लेवल हो गए एनर्जी लेवल, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकंड एनर्जी लेवल, ये थर्ड एनर्जी लेवल। तो ऐसे क्या होते हैं एनर्जी लेवल। तो इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव डीके होगा जिसकी वजह से क्या होगा साहब, इनके जो ग्राउंड स्टेट लेवल है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है कि देखिए डू नॉट चेंज फॉर एनी टाइप ऑफ रेडियो एक्टिविटी, नहीं, किसी ना किसी में तो चेंज होंगे। चेंज ऑफ ये स्टार, ये एल्फा आएगा बेटा, यहाँ पर ये एल्फा आएगा, चेंज फॉर एल्फा एंड बीटा रेडियो एक्टिविटी बट नॉट फॉर गामा। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा। यदि यहाँ पर एल्फा और बीटा अपन करते हैं, क्योंकि जब एल्फा रेडियो एक्टिविटी के दौरान निकलता है बाहर तो उसका एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है और बीटा के लिए एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाता है। एटॉमिक नंबर बीटा से 1 कम हो जाता है। 1 जब कम होगा तो उनके जो एनर्जी लेवल होंगे वो चेंज होंगे। और यही क्वेश्चन पूछना चाह रहा है अपने से कि कौन से रेडियो एक्टिविटी के दौरान इनका जो एनर्जी लेवल है वो चेंज होगा, तो ये आ जाएगा चेंज ऑफ एल्फा रेडियो एक्टिविटी बट नॉट फॉर अदर्स, नहीं बीटा भी आएगा यहाँ पर। चेंज फॉर एल्फा रेडियो एक्टिविटी बट नॉट फॉर अदर्स, नहीं, दोनों क्वेश्चन, दोनों आप जो ऑप्शन है वो एक जैसे ही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। देखो जो ऑप्शन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये है, बड़े ध्यान से आप करते जाइए। यदि आपको कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आप कमेंट में लिखिए। और यदि आपको कोई क्वेश्चन रिपीट करवाना है तो क्वेश्चन नंबर लिखिए, साथ में क्या प्रॉब्लम उसके साथ में फेस करी है आपने वो भी आप जरूर मेंशन करिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो अगला जब अपन नेक्स्ट पेपर अपन सॉल्व करवाएंगे तो उसके अंदर जरूर ऐड कर दिया जाएगा बेटा। देखिए हैवी स्टेबल न्यूक्लियाई, बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब एनर्जी बहुत लो है उसकी। हैव मोर न्यूट्रॉन्स, ये सही है, देन प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा है प्रोटॉन से। दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट, तो इसके लिए जो फैक्ट है वो क्या है वो देखिए साहब, न्यूट्रॉन्स और हैवियर देन प्रोटॉन। बात तो क्या है, प्रोटॉन ज्यादा हैवी होता है न्यूट्रॉन से। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन आर रिपल्सिव, यस, ठीक है कि नहीं है। तो क्या आएगा साहब, इसके लिए क्या चीज सही रहेगी, देखो हैवी स्टेबल न्यूक्लियाई है मोर न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा है और प्रोटॉन क्या है
बहुत कम है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव पार्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा? प्रोटॉन्स आर रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स क्या होगा साहब? प्रोटॉन कम है, प्रोटॉन कम है तो क्या आएगा? रिपल्सिव फोर्स कम आएगा, रिपल्सिव फोर्स कम आएगा तो जो एनर्जी आएगी वो क्या रहेगी? लो। जो एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी? लो। और लो एनर्जी रहेगी तो जो न्यूक्लियर होगा वो क्या होगा? स्टेबल होगा। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स अपने को पता है धनात्मक पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं, तो उनके बीच में यदि रिपल्सन फोर्स ज्यादा लगेगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, ज्यादा रिलीज होगी तो अपन ने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम है। हमेशा ध्यान रखना, ये बड़ा प्यारा कंसेप्ट है। स्टेबिलिटी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन फिर वही मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड है। हैवी न्यूक्लियाई विल नॉट सर्व द पर्पस ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर बिकॉज ऑफ। क्वेश्चन बड़ा ध्यान से समझिए बेटा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? हैवी न्यूक्लियाई विल नॉट सर्व, ठीक है, द पर्पस ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होती है उनकी रिएक्शंस को मॉडरेट धीमा करने के लिए अपन हैवी मेटल्स काम में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं हैवी मेटल्स काम में? क्यों नहीं लेते? क्योंकि यदि उनकी बात करें, हैवी मेटल्स की यदि अपन बात करें तो रूम टेम्परेचर पर ये कैसी अवस्था में नहीं रहती है? गैस अवस्था में भी नहीं रहती है और लिक्विड अवस्था में भी नहीं रहती है, तो वो मंदक के रूप में काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? यदि हैवी मेटल्स यदि किस में रहे, लिक्विड अवस्था में रहे या गैस अवस्था में रहे, तो अपन न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर उसको मॉडरेट के रूप में काम में ले सकते हैं। लेकिन ये दोनों ही क्या रहते हैं, जो हैवी न्यूक्लियर होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर कैसे नहीं होते हैं? रूम टेम्परेचर पर गैसीय और सॉलिड अवस्था में नहीं, सॉरी लिक्विड अवस्था में नहीं होते हैं। इस वजह से क्या आएगा, जो आंसर है वो इसमें छांट लो कौन सा आएगा? द नेट वेट रिएक्टर दे विल ब्रेक लेस। तो लास्ट आंसर देखो यार, सबस्टांस with heavy nuclei do not occur in liquid or gaseous state at room temperature। तो जब गैसीय अवस्था में भी नहीं रहेगा, लिक्विड अवस्था में भी ये नहीं रहेगा, तो क्या नहीं होगा? गैसीय अवस्था में नहीं होगा तो इसको मॉडरेट के रूप में अपन जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको धीमा करने में काम में अपन नहीं ले सकते। तो राइट आंसर आएगा डी। डी इज राइट आंसर बेटा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना इसके बेटा, 2016 के पेपर में आया हुआ है 29 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, टू रेड्यूस द रिपेल फैक्टर। रिपेल फैक्टर अपन किसको बोलते हैं? एसी के अंदर जो डीसी का पार्ट होता है, एसी के अंदर डीसी का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन रिपेल फैक्टर इन ए रेक्टिफायर सर्किट विथ कैपेसिटर। रेड्यूस अपने को करना है, रेड्यूस अपने को यदि रिपेल फैक्टर करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? अपने को डीसी फैक्टर अपने को कम करना पड़ेगा, सॉरी डीसी फैक्टर अपने को बढ़ाना पड़ेगा और एसी फैक्टर अपने को कम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी आपको हाई करनी पड़ेगी और क्या करना पड़ेगा? आपको जो कैपेसिटेंस यहाँ पे लगा हुआ है उसका क्या करना पड़ेगा? कैपेसिटेंस बढ़ाना पड़ेगा। देख लो किस किस में कैपेसिटेंस बढ़ाया हुआ है और फ्रीक्वेंसी हाई है। डिक्रीज दी हुई है, आर एल शुड भी डिक्रीज दिया हुआ है और इसमें फ्रीक्वेंसी शुड भी डिक्रीज, इसमें भी डिक्रीज दी हुई है। तो आर एल एंड इनपुट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, यस इंक्रीज अपने को करना पड़ेगा और कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो भी अपने को क्या करना पड़ेगा? हाई करना पड़ेगा। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? डी। डी इज राइट आंसर बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो क्या है, होल। होल क्या होते हैं साहब? आपको भी पता है होल क्या होते हैं। यदि कोई भी यदि कोवेलेंट बॉन्ड से यदि एक इलेक्ट्रॉन यदि गायब हो जाए, वहां पर यदि वैकेंसी जनरेट हो जाए तो क्या बनते हैं? होल बनते हैं। होल का फॉर्मेशन कैसे होता है? यदि कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन वहां से खत्म हो जाए, लॉस्ट हो जाए, तभी क्या बनते हैं साहब? होल बनते हैं। देख लीजिए इसमें एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी चीज तो सही है एकदम कि जो होल आता है एंटी पार्टिकल होता है। यदि इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव होता है तो होल कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। बट ये इस ऑप्शन के हिसाब से सही नहीं है। वैकेंसी क्रिएट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लीव कोवेलेंट बॉन्ड, यस
यदि कोवेलेंट बॉन्ड से यदि इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकल जाता है तो उसके कारण क्या जनरेट होते हैं, होल। तो राइट आंसर इज बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ए 100 मीटर लॉन्ग एंटीना, एक एंटीना है, एक एंटीना है, इसकी लंबाई 100 मीटर है और ये किस पे लगा हुआ है, एक टावर पे लगा हुआ है। 500 मीटर टावर बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की लंबाई कितनी है, 500 मीटर, उस पे लगी हुई है, ठीक है कि नहीं। इसकी लंबाई है 100। तो क्या पूछा है, इट कैन बिकम ए ट्रांसमिशन टावर फॉर वेव विथ वेवलेंथ ऑफ, जो ट्रांसमिशन जो वेव हो रही है उसकी वेवलेंथ क्या आएगी। तो सीधा सीधा एक रिलेशन ध्यान रखना, ये जो वेवलेंथ आती है वो जो एंटीना है उसकी लेंथ का 4 गुना होती है। ध्यान रखना, यदि कोई भी वेव है यदि वो ट्रांसमिट हो रही है तो उसकी जो वेवलेंथ आती है वो हमेशा एंटीने की लंबाई से 4 गुना आती है। देखिए एंटीना की लंबाई कितनी है, 100, चाहे बिल्डिंग की जो हाइट है वो कुछ भी हो, लैम्बडा बराबर क्या आ जाएगा, 4 × 100। तो राइट आंसर क्या आएगा, 400। देख लीजिए ऑप्शन है क्या, यस, ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो अपन ने लगभग जो क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन अपन ने कर लिए। ये वीडियो है बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, अब शायद बोरियत भी महसूस करो क्योंकि इतनी क्षमता है नहीं पढ़ने की तुम लोगों में ऑनलाइन की, इस वजह से जो वीडियो है वो अपन यहीं ख़त्म करेंगे। 18 क्वेश्चन इसके रह गए, वो अपन नेक्स्ट रन पे करेंगे। जब भी अपन नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, बहुत फास्ट वीडियो आएंगे आपके पास में। जो भी बच्चे RUHS एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं आपके आसपास में हो तो उनके साथ में ये चैनल ज़रूर शेयर करिएगा, उनको शायद काफ़ी बेनिफिट मिलेगा।